Good morning, students. Our next topic is magnetic properties of solids. Materials are divided into 5 types depending upon their response to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सॉलिड के ऊपर तो उसके लिए वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसके बेस पर सॉलिड्स को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइप इज पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स. द सबस्टेंसेज which have permanent magnetic dipoles and are attracted by the magnetic field are known as paramagnetic solids. तो जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं. और ऐसे सॉलिड्स का क्या स्पेसिफिकेशन होता है? द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ दीज सब्सटेंसेज हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ the substance is called paramagnetism. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Example are nickel, copper, Cu+2, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड. तो देखिए पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में कि ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनके एटम या मॉलिक्यूल या आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जब रोटेशन होता है तो उनसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. और वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ अलाइंड हो जाता है, जिससे ये जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड है ये इस बाहर से जो अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड उससे अट्रैक्ट होते हैं. तो सीधी सी बात है कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन सॉलिड्स के एटम्स में या आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे और उन्हें पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कहा जाएगा. ये इसके एग्जांपल्स हैं. सेकंड है डायमैग्नेटिक सॉलिड्स. द सब्सटेंसेज विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज और सॉलिड्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म. The atoms, molecules, ions in these solids have all the electrons paired. No unpaired electron is present in them. Pairing of electrons cancels their magnetic moment because the spin of electrons are in opposite direction. तो देखिए जो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, या फिर एटम में कहो या मॉलिक्यूल में कहो या आयंस में कहो, इस तरह से पेयर्ड होते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन इस तरह से है क्लॉकवाइज, तो इससे अगला जो इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इस इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उससे क्रॉस हो जाएगा. तो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट इस एटम या आयन में नहीं रहेगा. इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट हुए मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, जिससे जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं या फिर ये कहते हैं रिपल होते हैं. तो सीधी सी बात है, क्या स्पेसिफिकेशन हो गया डायमैग्नेटिक सॉलिड्स में, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. रीजन हमने दिखा दिया है. अपोजिट डायरेक्शन में होती है इनकी स्पिन, जिससे इनकी स्पिन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है. जैसे कि NaCl, H2O, बेंजीन, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, ऑरम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड. थर्ड इज ferromagnetic solid. The substances which are strongly attracted by the magnetic field and show permanent magnetic properties even when magnetic field is withdrawn are called as ferromagnetic solids and this property is called ferromagnetism. तो देखिए एक स्टेप आगे है बढ़कर, जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं उन पर तो जब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है तो
उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, जब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड विड्रॉ भी कर लिया जाता है तो भी इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म नहीं होती। एक बार मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें क्रिएट होती है वो बनी रहती है कुछ देर के लिए। और रीज़न क्या है कि जब तक इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, इनके जो डोमेन थे रैंडमली सिचुएटेड थे। डोमेन क्या होते हैं? इनके जो मेटल आयंस होते हैं उन्हीं को डोमेन कह देते हैं। और उन मेटल आयंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहते हैं, तो इन मेटल आयंस को डोमेन बोल दिया और इनको इस तरह से शो कर दिया। तो इसका मतलब ये मेटल आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, ये डोमेन रैंडमली इस तरह से बिखरे पड़े थे, सिचुएटेड थे। लेकिन जैसे ही बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये सभी का अलाइनमेंट उस मैग्नेटिक फील्ड के ही अकॉर्डिंग हो गया। जितने भी आयंस थे, जितने भी डोमेन्स थे, सभी का अलाइनमेंट उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। किसमें? उस सॉलिड में। अब हमने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया है तो भी उस सॉलिड में आयंस के थ्रू या फिर डोमेन्स के थ्रू इतना मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट हो जाता है कि वो बना रहता है उसमें। जैसे कि देखिए, किसी लोहे को चुंबक से रगड़कर हटा लेते हैं तो उस लोहे में वो चुंबक के ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो रह जाती हैं कुछ देर तक। तो लोहा क्या हुआ? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड डोमेन। When some magnetic field is applied, then the domains gets oriented in the direction of magnetic field and show strong magnetic effects. तो ये अलाइनमेंट है डोमेन्स का। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, देखिए सभी का जो डायरेक्शन है एक ही तरफ है, तो इनसे जब ये स्पिन करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा और इनका जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब अलाइनमेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होगा। जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, गैडोलिनियम है, क्रोमियम ऑक्साइड है। फोर्थ टाइप इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो समझ ही गए होंगे फेरोमैग्नेटिक का एंटी है। तो इसमें भी हम क्या कहते हैं कि इनमें जो डोमेन होते हैं वो रैंडमली सिचुएटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, अप्लाई किया, देखिए ये रैंडमली सिचुएटेड थे सॉलिड में डोमेन, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ऐसे सॉलिड्स पर, अब ये जो डोमेन है इस तरह से सिचुएटेड हो जाते हैं। इनका अलाइनमेंट ऐसा होता है कि एक डोमेन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होगा तो दूसरा वाला इसके अपोजिट हो जाता है, तीसरा वाला फिर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगा, चौथा वाला इसके अपोजिट हो जाता है। तो एक डोमेन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा वो दूसरे डोमेन के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? वो एक तरह से डाई एटॉमिक सॉलिड्स की तरह बिहेव करेंगे। दीज सॉलिड्स आर जस्ट लाइक दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था तो ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड की तरह ही थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इनके डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स के अपोजिट अलाइन हो जाते हैं। तो यही बताया गया है, बट द अलाइनमेंट of magnetic moments of domains is in such a way that they give zero net magnetic moment. Due to opposite direction, the individual magnetic moment cancel each other. These type of solids are called antiferromagnetic solids and this property is called antiferromagnetism. तो ये अलाइनमेंट है, देखिए ये इसका अपोजिट है। तो इससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा वो इसके स्पिन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक।
लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। तो देखिए हमने पढ़ा फेरोमैग्नेटिक, हमने पढ़ा एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। तो ये इन दोनों के बीच का होगा, यानी कि इनमें भी जो एटम्स या आयंस हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो भी रैंडमली सिचुएटेड होंगे। लेकिन जैसे ही उन पर मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो ये भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सेट होते हैं और इस तरह से सिचुएटेड हो जाते हैं कि कुछ तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और कुछ उसके पैरेलल हो जाते हैं। तो पूरी तरह से ना तो अपोजिट हो पाते हैं और ना ही पूरी तरह से पैरेलल हो पाते हैं। कहने का मतलब है रैंडमली सिचुएटेड थे पहले, जब तक मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो जैसे ये दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए, लेकिन आगे वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही रहे। फिर आगे वाला फिर से पैरेलल हो गया, आगे दोनों बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो देखिए इसमें क्या होगा, ना तो पूरी तरह से कैंसिल कर पाएंगे और ना ही पूरी तरह से उसके अकॉर्डिंग हो पाएंगे, उसके पैरेलल हो पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट इनमें क्रिएट होता है। किसमें? फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स में। When the magnetic moments of domains are aligned in parallel and anti-parallel randomly, and the net magnetic moment does not goes to zero, such substances are called ferrimagnetic materials, and the property is called ferrimagnetism। तो यहाँ देखिए, ये तो इनका अलाइनमेंट तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगले वाला जो डोमेन है वो इसके अपोजिट हो गया। फिर से आगे वाले दो डोमेन्स का उसके पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन उससे आगे वाले का फिर से अपोजिट हो गया। तो कुछ का अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना तो बचा रह जाता है कि उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बचा रह जाए। तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। तो ना तो ये पूरी तरह से फेरोमैग्नेटिक होते हैं और ना ही पूरी तरह से एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनके बीच के होते हैं। इसके एग्जांपल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे फेराइट है, ये कॉमन फार्मूला है फेराइट का, इसको भी फेराइट में बोलते हैं। फेराइट कॉमन नेम है और ये इनके फार्मूलेज हैं। मैग्नीशियम का फेराइट है, ये जिंक का फेराइट है। Fe3O4, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। Fe3O4 किस तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर किस तरह का सॉलिड है, तो ये फेरी मैग्नेटिक सॉलिड है। These substances also lose फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो हीट करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड हो जाएंगे। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। बीच में जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसमें एक बैंड थ्योरी आती है। उस बैंड थ्योरी को मैंने लास्ट में क्वेश्चन बना के समझा दिया है। अगर उस पर से बैंड थ्योरी पर पूरा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। तो इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं बैंड थ्योरी क्या होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन बाय बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी की बेस पर भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम समझा सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंड क्या होते हैं। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे फॉर्म बैंड। अब बैंड टू टाइप के होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। द आउटर मोस्ट filled energy band is called valence band, and the next empty band is in which electrons can move is called conduction band, and gap between both bands is known as forbidden zone। तो इसके अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझेंगे। तो देखिए,
जो आउटर मोस्ट बैंड होता है, जो क्या होता है, एम्प्टी होता है, वो तो होगा कंडक्शन बैंड। और इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंस बैंड होगा। तो वैलेंस बैंड पूरा भरा भी हो सकता है, आधा भरा भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, फुल फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर पाया जाएगा। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस बैंड होगा, और उस लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले बैंड जिसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाला बैंड क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। बस इनके बीच में जो गैप है उसके बेसिस पर ही मेटल्स सॉलिड्स को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में डिवाइड किया गया है। क्यों? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में इजीली होगा, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में इजीली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए इनका बीच में जो फॉरबिडन जोन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये गैप ज़्यादा है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये यहाँ से इस बैंड में ही जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लेकिन इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो इजीली नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाते। तो इस तरह का बैंड का फॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन किस में होता है, इंसुलेटर्स में होता है। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज़्यादा गैप होता है, फॉरबिडन जोन जो है वो ज़्यादा होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे इस बैंड में नहीं जा पाते, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इंसुलेटर्स में नहीं हो पाता। सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप है कम होता है, तो 0 केल्विन पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ईजिली चले जाते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। और ये देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इसमें तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये तो इजीली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैपिंग कंडीशन में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, कंडक्टर हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। इन कंडक्टर्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, thus electrons can easily flow into the conduction band, therefore the conductors have high electrical conductivity, for example metals। इंसुलेटर्स में क्या होगा, the energy gap between valence band and conduction band is very large in insulators, therefore the insulators have extremely low electrical conductivity। एंड सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, इन सेमीकंडक्टर्स देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द फुलफिल वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो ये डायग्राम से ही आप बहुत कुछ यहाँ समझा देते हो, तो डायग्राम सही होना चाहिए आपका। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड, thus no electrical conductivity। At normal temperature, some electrons are thermally excited from the valence band to the conductance band, and hence they can conduct electricity। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो लो एनर्जी वाले बैंड से हाई एनर्जी वाले बैंड में, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, किन में, सेमीकंडक्टर्स में। नोट में क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स की। लास्ट टॉपिक है राइट शॉर्ट नोट ऑन पायरो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए न्यू आइडिया है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक इस पर रिसर्च की जा रही है कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इससे हम कैसे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें यही समझाया गया है, जो पायरो इलेक्ट्रिसिटी है ग्रीक वर्ड है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी इज ए ग्रीक वर्ड। अच्छा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सेम यही क्वेश्चन आएगा, इसी पर शॉर्ट नोट आएगा और ये ऐसे ही आपको लिखना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बना के लिख दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। पायरो इलेक्ट्रिसिटी इज ए ग्रीक वर्ड। पायरो इलेक्ट्रिसिटी इज इंटरप्रेटेड
as the ability of certain materials to generate a temporary voltage when they are heated or cooled. The change in temperature modified the position of atoms slightly within the crystal lattice such that the polarization of materials changed. This polarization changes gives rise to voltage across the crystal. तो देखिए दो बातें बताई गई हैं कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जब किसी मैटर को या मटेरियल को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है और फिर अचानक से उसे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसमें वोल्टेज क्रिएट होती है टेम्परेरी। उस वोल्टेज को ही हम यूटिलाइज कर लें तो वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वो वोल्टेज क्यों क्रिएट होती है उसका रीज़न इस सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को या मटेरियल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन में चेंजमेंट होता है या सेटलमेंट होता है। उनके जो क्रिस्टल लैटिस है, जब उस सब्सटेंस की क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स की पोजीशन में स्लाइटली मॉडिफिकेशन होता है जिससे पोलराइजेशन होता है और उस पोलराइजेशन में जो चेंजमेंट होगा उसी से क्या क्रिएट होगी, वोल्टेज क्रिएट होगी। तो समझना क्या होता है, अभी इस पर और रिसर्च की जा रही है कि एक्चुअल रीजन क्या है इस वोल्टेज का और हम इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी तक तो बस यही आइडिया लगाया है कि जैसे ही किसी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है तो उसके एटम्स की पोजीशन में चेंजमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जिससे पोलराइजेशन चेंजमेंट होता है और उस पोलराइजेशन चेंजमेंट से ही वोल्टेज क्रिएट होती है जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि गैलियम नाइट्राइड है, इस तरह के सब्सटेंस हैं, सीजियम नाइट्रेट है, लिथियम टेंथेलेट है। तो ये वो सब्सटेंस हैं जिनसे हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो या तो सीधा ये क्वेश्चन आएगा या फिर ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए वो सब्सटेंस का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये था आपका 1 का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।